हेलो बच्चों, वातान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा आपका क्रम चल रहा है, कक्षा 10 के परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए और उसमें एक एक प्रश्न पर विचार करना। हम हर प्रश्न को बड़ी बारीकी के साथ निश्चित कर रहे हैं, देख रहे हैं और हर प्रश्न पर उसके अंग कैसे संभाले जाएं, हमारे अंग कटने न पाए, हमको डैमेज कंट्रोल करना है। इसी क्रम में आज हम लोग प्रश्न संख्या 9, 10, 11 3 प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। इसके पूर्व में जो हमारा प्रथम भाग था उसमें हमने प्रश्न नंबर 8 पर विचार किया था और 19 नंबर का विचार किया था। आज हम इसके द्वितीय भाग को लेकर के आ रहे हैं। बच्चों, पहला होता है क्वेश्चन नंबर 9 और ये होता है यण संधि। अच्छी बात है कि हमारा जो पाठ्यक्रम 30% लेस हुआ है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा 30% पाठ्यक्रम कितना कम हुआ है, फिर हम कितने की तैयारी करें, हम दौड़े तो कहाँ जाएं। बच्चों, इसके लिए वातान हिंदी आपके साथ है। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए के निर्धारण में महती भूमिका निभा रहा है। बच्चों, अब केवल एक संधि बची है और वो है यण संधि। यण संधि की अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो उसका सूत्र होता है इको यण अच्छी। इको यण अच्छी यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री, ई उ री री, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अगर इनके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा और री को ला हो जाता है। स्वर संधि में ये बड़ी महत्वपूर्ण है और केवल एक संधि है। अब इसमें 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो दे दिया गया कोई शब्द, उदाहरण के तौर पर देखें आप, तो आपको कोई शब्द दे दिया गया और कहा गया कि इसमें संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। क्योंकि संधि एक ही है, अगर अत्यंत हुआ, जरा गौर से देखें आप, अत्यंत, तो ये हो गया अति, यहाँ पे क्या हो गया आपका, हो गया ई, धन, फिर यहाँ अंत में क्या हो गया, आ हो गया। अब ई के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, समान स्वर नहीं आ रहा। अगर ई के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या होता है, ई को क्या हो जाता है, ये यहाँ पर आपका वो या हो जाता है, ई को या हो जाएगा। तो यहाँ पर अत्यंत का संधि विच्छेद क्या हुआ, अति धन अंत बराबर अत्यंत। इसी तरह दिया है अत्याचार। अब अति में देखें आपका ई हो गया, धन, आचार हो गया, आचार में आपका दीर्घ है, लेकिन आपको इन्होंने दिया कि ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व आएगा या दीर्घ, ई उ री री के पश्चात अगर असमान स्वर आता है, समान स्वर नहीं असमान स्वर आएगा, और यहाँ ई के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया अत्याचार। आप देख रहे हैं इसे इत्यादि हो गया, इत्यादि इति धन आदि हो जाएगा। यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। स्वागतम, सु धन आगतम, क्यों, ये उ हो गया, सु में क्या है, उ, और धन आ है। उ के बाद अगर उ आएगा तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए उ के बाद क्या आया है, आ आया है, और आ आएगा तो उ के बाद क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। आपने पढ़ा कि उ को वाह हो जाता है, वाह। इसी तरह से दिया स्वागतम पित्राज्ञा है, री के बाद इसमें अगर हो जाएगा पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। लाकृति री, ये री ऐसे होता है बच्चों, ऐसे री धन आकृति बराबर री, यहाँ पर री हो जाएगा, धन आ हो जाएगा बराबर, यहां हो जाएगा रा, री को रा हो जाएगा। अब यहां अब देख रहे हैं जब री आएगा तो रा हो जाएगा, और अगर री रहेगा, री, ये तो आपका री हो गया, री धन हो जाएगा तो यहां हो जाएगा ला, ली को ला, देखें री को रा और री को ला हो जाता है। बच्चों, ये आपको समझना है कि जहां पर जैसे पित्राज्ञा हो गया तो पितृ री आया, धन आ बराबर पित्राज्ञा, जैसे लाकृति में री धन आकृति बराबर लाकृति। तो इस तरह से तमाम शब्द ऐसे होते हैं। उदाहरण के स्वरूप पर आप समझ सकते हैं, जैसे आपका हो गया प्रत्येकम,
ये बच्चे आप मान के चलो कि ये इनमें से ही आपकी बोर्ड परीक्षाओं में उदाहरण मिलने चाहिए। ऐसे मेरी विचारधारा है कि इनमें से ही आपको, जैसे हो गया उपर्युक्तम, बहुत सारे शब्द हम बोल रहे हैं, इनको आप अपने आप नोट करके और खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका उपर्युक्तम आपने लिखा है, प्रत्येकम लिखा है, जैसे हो गया इत्तलम, इत्तलम भी बहुत आता है। मान के चलिएगा बच्चों, आप मिलाइएगा पेपर से, तो इनके अतिरिक्त इनमें से एक शब्द आपको जरूर मिलेगा, 2 शब्द मिलेंगे जो हमारी आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, और ये होता है 2 नंबर का, 2 नंबर का होता है। खाखंड देखते हैं, शब्द रूप आता है। शब्द रूप में आपके यहाँ ज्यादा दिए हैं, लेकिन मेरे विचार से फल और नदी, अगर आप 2 रूप तैयार कर लें, फल और नदी, इन दोनों को तैयार कर लें, तो फिर यह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर फिर आपको फल और नदी के रूपों में कोई असुविधा नहीं होगी। 2 प्रकार के प्रश्न है। एक तो दे दिया गया उदाहरण के लिए माना जाए कि फलानी, प्रश्न हुआ कि फलानी शब्द किस विभक्ति का और किस वचन का रूप है, लिखिए, 2 नंबर का आएगा। या दे दिया गया कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप फल का बताइए। आप यहाँ लिखते हैं विभक्ति, वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा फलम हो गया, फिर फले, फिर फलानी। द्वितीय में भी यही है, फलम, फले, फलानी। तीसरा है फलाए, फलेन, फलाभ्याम, फलेन, फलई। तो आप तृतीया को हम देखेंगे कि आप हो गया फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी में जाएंगे तो फलाए हो जाएगा, फलाभ्याम। तो इसी प्रकार से फलेभ्या, इसी प्रकार से रूप बढ़ते रहेंगे। बच्चों ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। जैसे इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि अकारांत हैं, इसमें जैसे आपका वन हो गया है, कमल हो गया, या जल हो गया, या पुस्तक हो गया, ये सब अकारांत हैं। और अकारांत जितने भी शब्द हैं बच्चों, ये इसी प्रकार से फल के रूप में ही चलेंगे, क्योंकि ये अकारांत नपुंसकलिंग है। और इस प्रकार से आपको कहा जाएगा कि कमल के रूप बताइए, तो आपको ने कहा तो कमल तो पढ़ा ही नहीं गया है, लेकिन इसके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। जो बच्चे हिंदी में 90+ करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। अगर 90 के नीचे आप लाना चाहते हैं, 80 के आसपास रहना चाहते हैं, तब तो केवल आप फल के रूप याद करिए। लेकिन मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपके लिए है कि आपको इन पे आधारित रूप भी एग्जामिनर आपको से पूछ सकता है और आपको तैयार करना चाहिए। लेकिन निश्चित है कि आपको ऐसे में फल के रूप और इसी प्रकार से नदी के रूप है। अब बच्चों नदी के रूप भी आपके हैं, नदी के रूप भी आप जानते हो स्त्रीलिंग शब्द है नदी। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग शब्द के रूप जो चलेंगे, जैसे हो गया आपका नदी, नद्यो, नद्या, एक वचन में नदी, नद्य, पहले एक आपका प्रथमा विभक्ति हो गया, फिर हो गया नदी, फिर नद्यो, और फिर हो जाएगा नद्या। अब नदी या नद्यो और नद्या, नद्या। अब यहां पर भी 2 प्रकार के रूप होते हैं। एक तो हो गया कि आप नद्या शब्द ये किस विभक्ति का है और किस वचन का रूप है, लिखिए। दूसरा कि नद्या आपकी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। तो बच्चों इसमें से आप कुछ भी याद करोगे वो 2 अंक आपके लिए निश्चित हैं। जो भी मेरा संभावित अनुमान है, मेरे विचार से मैं बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आपके पेपर में इनमें से आपको निश्चित रूप से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। दूसरा है धातु। धातु का खंड होता है बच्चों, केवल एक धातु आप तैयार करिए, पट धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना। पट धातु से आपको पेपर में मिलना ही है। अब इसमें भी सवाल 2 प्रकार के होते हैं कि पट धातु को आप कैसे तैयार करोगे। पट धातु में पहला हो गया पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, और होता है फिर आपका बहुवचन। पट धातु में बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे आपको ये दिया गया है लट लकार। अब लट लकार का मतलब हुआ वर्तमान काल, चूंकि ये 5 कालों में होता है, 5 लकार हमारे होते हैं, लट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार, आप जानते हो। तो पुरुष आपके यहाँ पर होते हैं 3। पहला हो गया आपका प्रथम पुरुष, फिर दूसरा आपका हो जाता है मध्यम पुरुष, और फिर हो जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आपको बच्चों यहाँ ये देखना है कि प्रथम पुरुष में जैसे आपका रूप हो गया पठ का, पठति पठता पठन्ति, तो आपने यहाँ पे लिखा तो पठति पठता पठन्ति, पठति पठता पठन्ति। तो आपको देखना है कि ये 2 प्रकार से सवाल हो गए।
उत्तर प्रश्न रहेगा कि लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप लिखिए। एक प्रश्न हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका सवाल है कि जैसे यहाँ पर हो गया पठत पठता पठंती, जरा देखें इसको आप, पठंती, तो पठंती उन्होंने दे दिया और पूछा आपसे कि पठंती शब्द जो आपका दिया है ये किस पुरुष वचन और किस लकार का है, लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा पठंती, लट लकार, आपका पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन हो जाएगा बहुवचन। तब बच्चों यहाँ पर आपको पूरे 2 के 2 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप इसे तैयार करिए, केवल ये 2 अंक का होता है और मेरे विचार से यदि आप 5 लकारों में से तैयार करते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी जिससे आपके 2 अंक यहाँ पर कट सकते हो। ये थोड़ा सा जितने भी प्रश्न हैं इनमें आपको बड़ी मजबूती के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको राइटिंग के नहीं कटने हैं। लेख का महत्व होता है, लेकिन आपका लेख पठनीय, स्पष्ट और सुलेख होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन होता है, चौथा हमारा है घाखंड, और घाखंड ये कुल 8 अंक हो गए। 2 धन 2 धन 2 धन 2, ये 8 अंक कैसे हम पूरे के पूरे अर्जित करें बच्चों, इस पर विचार करिए। तीसरा होता है हिंदी में केवल 2 अनुवाद आते हैं। केवल कितने अनुवाद? 2 अनुवाद करने, और वो अनुवाद आपके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक होती है उस पर पीछे दिए रहते हैं, उन्हें आप अभ्यास के तौर पर करते भी हैं। तो जैसे कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, हमने 2 3 4 उदाहरण दिए जो बहुत आए हैं। राम विद्यालय जाता है, अब राम विद्यालय जाता है, रामा विद्यालयम गच्छति, हाँ इसमें विसर्ग का, हलंत का और ये पूर्ण विराम का हमें पूरा ध्यान रखना है ताकि हमें हमारे अंक ना कट सके। स्वराष्ट्र प्रेम प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। स्वराष्ट्र प्रेम प्रत्येक से भारतीय से कर्तव्य अस्ति, इसे दिया हुआ है। विद्या विनय प्रदान करती है, तो हो जाता है आपका कि विद्या विनयम प्रदाति, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनयम प्रदाती, प्रदात माने प्रदान करना, प्रदाती देती है, प्रदान करती है। तो बच्चों तमाम सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष बहुवचन हो गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ता नहीं गिरता, पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि आपका हो गया पतंती। लेकिन अगर पत्ता गिरता है तो फिर आपका बदल जाता है। आप समझते हैं इस बात को? वृक्षात पत्राणि पतंती हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी उदाहरण है, जैसे होता है कि मैंने आज भोजन पकाया, अब मैंने आज भोजन पकाया, अहम अद्य भोजनम अपचम, यहाँ पर देख रहे हैं पच धातु है तो यहाँ पर पकाया अपचम हो जाएगा। आज हमने भोजन पकाया। वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, अब वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आपको देखना है कि वे दोनों के लिए क्या हो जाता है, तो वे दोनों के लिए बच्चों हो जाता है तव, क्या हो जाता है, तव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि तव पुस्तकम पठिष्यतः, तव पुस्तकम पठिष्यतः, इस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण होते हैं, इन्हें आप तैयार कर सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ये आपका निबंध होता है और निबंध 6 नंबर का आ रहा है, 6 अंक। 6 अंक कैसे हासिल करना है? क्योंकि निबंध होता ये है कि जिसमें विचारों को सुगठित परंपरा में उनकी कसौटी पर कसा जाए। हमारा निबंध बड़ा ही सारगर्भित होना चाहिए, शब्दों का चयन भाषा के अनुकूल होना चाहिए, तभी बच्चों वहाँ पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त होते हैं। हम लोग करते क्या हैं, अभ्यास के तौर पर हम छोटे छोटे निबंध घर पे लिखते तो हैं, लेकिन निबंधों का जो हमारा तैयार करने का क्रम होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं 2-3 महत्वपूर्ण निबंधों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। मानव जीवन में विज्ञान का योगदान, जिसे आप साधारण भाषा में बोलते हैं विज्ञान के चमत्कार, क्या योगदान है? हम पहले बच्चों यहाँ पे रूपरेखा डालेंगे, फिर प्रस्तावना हो गया, फिर दूसरी हेडिंग है विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है? विज्ञान आज हमारे लिए दोनों ही प्रकार के कार्य दे रही है। अगर एक तरफ उससे विज्ञान से लाभ हैं तो अनेक प्रकार की हानियां भी हमें प्राप्त हो रही हैं। हम वरदान के रूप में देख रहे हैं संचार के रूप में। आज हमारे पास मोबाइल हो गया है, टीवी हो गई है, अनेक तो दूरसंचार के नेट हो गया है, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर इतना हाईटेक हमारा दूरसंचार व्यवस्था नहीं होती तो शायद हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम यातायात के रूप में देख रहे हैं, परिवहन के रूप में दे रहे हैं। हमें जिन दूरियों को तय करने में 10 मिनट लगता था, 1 घंटे का सफर लगता था, आज वहां पर हमारा यातायात इतना सुगम हो गया है, परिवहन व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है विज्ञान के द्वारा कि वो दूरी हम कम समय में और बड़ी सुगमता से तय कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं अभी ताजी घटनाएं घट रही हैं कोविड-19 को। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में इतना हाईटेक नहीं होते, विज्ञान पर इतना डिपेंड नहीं होते, तो आज हम कोविड-19 का टीका बनाने में अभी सफल नहीं होते।
हमें भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। तो आज हमने क्या किया है, आज हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है और उसने अपने आप को सुदृढ़ किया है। कृषि के क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार कि हमारी जो कृषि भूयोगी भूमि है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे हम बरकरार रखें, कैसे बढ़ाएं, अपना खाद्यान्न कैसे हम उत्पादन और अच्छा करें। हमने कृषि में विभिन्न प्रकार के यंत्रों को, आपको पता है बच्चों, जो हम खेती पहले हल से बैलों से करते थे, आज वो मशीनों से हो रही है। सारे के सारे कार्य मशीनों के द्वारा संपादित हो रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में देखें, हमारे उद्योग निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर उद्योग हमारा स्थापित होता है तो लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। उद्योग किस पर निर्भर कर रहे हैं, विज्ञान पर कर रहे हैं। दैनिक जीवन में तमाम कार्य ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे दैनिक जीवन में जिनका की संबंध विज्ञान से होता है। अगर विज्ञान इतना आगे सुदृढ़ नहीं होता तो आज हम देख रहे हैं पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, टीवी चल रही है। दैनिक जीवन में ना जाने कितने आयाम है। आज हमारी बाइक दौड़ रही है। तो हम इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। विज्ञान से जो चमत्कार हम निरंतर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी हानियां भी होती चली जा रही हैं। दिनकर जी ने लिखा था, आपको बच्चों यहाँ पर और बता दें कि हमें कुछ कोटेशन भी तैयार करने चाहिए। दिनकर जी ने लिखा था, सावधान यदि विज्ञान तलवार है तो उसे फेंक दो, आपको याद होना चाहिए, उसे आप तैयार करिए। विज्ञान से हानियां क्या हैं, हम आज देख रहे हैं बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। और बच्चों अंतिम में है आपका उपसंहार। हम उपसंहार के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमने विज्ञान के साथ साथ क्या खोजा क्या पाया। हमें एक बात याद आ रही है कि एमर्सन ने कहा था, एमर्सन ने बच्चों एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एमर्सन ने कहा था कि आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं और विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना असंभव प्रतीत होती है, असंभव प्रतीत होती है। एमर्सन के द्वारा कहा गया। इसे आप अपनी कॉपी पर, अपनी डायरी पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कथन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ विज्ञान के और भी जो कोटेशन हैं उन्हें भी आप कलेक्ट करें, ताकि आप एक अच्छा सा निबंध यहाँ पर लिख सकें। और मेरा एक निवेदन अवश्य है कि इसे हमने हेडिंग्स दे दी हैं, इसे आप अवश्य अपनी कॉपी पर पूरा करिए। आइए दूसरा निबंध पर चर्चा करते हैं, विद्यार्थी जीवन एवं राष्ट्र प्रेम। बच्चों राष्ट्र प्रेम कोई पढ़ाने का विषय नहीं होता है, राष्ट्र प्रेम तो स्वतः उत्पन्न होता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में राष्ट्र प्रेम का क्या महत्व होता है। आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे जो हमारे प्रकरण होते हैं, उन पर हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को देखना है। कभी कभी इसको हम स्वदेश प्रेम की भी भाषा कर देते हैं, स्वदेश प्रेम ऐसे करके, स्वदेश प्रेम। हम इसका टॉपिक कुछ भी करें, लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि हमारा प्रेम कैसा हो। तो पहले आपका रूपरेखा हो जाएगी, प्रस्तावना हो गया, देश प्रेम का महत्व हो गया। अब देश प्रेम के महत्व को आप समझ रहे हैं कि हम हर जगह देख रहे हैं देश के प्रति जो भावनाएं लिखी गई हैं, चाहे वह इन्होंने लिखा हो, आपके निराला जी ने लिखा हो, या दिनकर जी ने लिखा हो, या अन्य कवियों ने लिखा हो। लिखा गया था कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों ये आपको कोटेशन याद होना चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी आपको याद होना चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे तोड़ने ना बनमाली, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ने ना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ऐसी पंक्तियों को, ऐसे कोटेशंस को आपको याद करना है। देश प्रेम के विविध क्षेत्र हैं। हमारा देश प्रेम कोई एक जगह नहीं है। हम देश के प्रेम करते हैं तो अनेक प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि राजनीति के द्वारा हम लोगों की सेवा करके, राजनीति करते हुए भी हम राष्ट्र प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कला का क्षेत्र होता है, कला के द्वारा हो गया, या धन के द्वारा हो गया, या आप विविध क्षेत्रों में सेवा का भाव हो गया। अब आप समाज सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चों समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा में भी आपका राष्ट्र प्रेम झलकता है और झलकना भी चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि हम जब तक अपने अनुशासन में रहकर के भी हम राष्ट्र प्रेम का परिचय दे सकते हैं। हमारे जीवन जीने का ढंग जैसा भी होगा हम वैसा कर सकते हैं। और अंतिम में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आज 2 टॉपिक लिए हैं, फिर आगे वीडियो में आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करते हैं। और ये आपका होता है 3 अंक का।
ये खंड काव्य से होता है। तो पहला हो गया 8 अंक, फिर हो गया 6 अंक, और फिर हो गया आपका 3 अंक का। इस प्रकार से 8 से 14 और 3 17 नंबर का। ये 17 अंक का वीडियो निश्चित रूप से आप मानिए कि इसमें 17 के 17 अंक भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों खंड काव्य का जो 11वां क्वेश्चन है, खंड काव्य, इसमें दिया हुआ है, एक बात आपको समझनी है अच्छी तरह से, क्योंकि ये केवल रायबरेली में ही वीडियो नहीं देखा जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश और भारत स्तर पर जो बच्चे देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि हर जनपद का अलग अलग ये खंड काव्य निर्धारित है। और रायबरेली के लिए ध्यान रखेंगे इस बात को, रायबरेली के बच्चों के लिए आपका है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत ये लक्ष्मी शंकर निशंक का लिखा हुआ है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये लक्ष्मी शंकर निशंक का लिखा हुआ है। इसमें अविलंब आप इस बात को समझ सकते हैं कि लक्ष्मी शंकर निशंक के माध्यम से आप कैसे इसको यहाँ पर ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों मुख्य इसमें होता है कि हमारा जो ये दिया गया है यहाँ पे लक्ष्मी शंकर निशंक चूंकि ने जो खंड काव्य लिखा है ये 6 से 6 सर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया हमारा आगमन सर्ग, दूसरा हो गया हमारा राजभवन, तीसरा हो गया कौशल्या सुमित्रा मिलन, चौथा हो गया आदर्श वर्ण, पांचवा हो गया वनगमन, और छठा हो जाता है आपका राम भरत मिलन। राम भरत मिलन। तो इस प्रकार से ये जो 6 सर्ग दिए गए हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे आपका हो गया राम भरत और मिलन, ये 6वां सर्ग आपका है बच्चों। 6 सर्गों में किसी एक सर्ग का सारांश पूछ लेते हैं। और यह चलते चलते आपको बता दें कि करवीर भरत खंड काव्य के आधार पर, करवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए, ये पूछ लेते हैं आपसे। अब भरत का चित्रण करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि भरत के अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली बात आपको समझना है कि वो आदर्श महापुरुष है। वो आपके एक तो आदर्श महापुरुष है, और उनमें इस बात को समझना है कि हम कैसे आदर्श महापुरुष हो गए। एक पहला हो गया आदर्श महापुरुष। बच्चों यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि जैसे आदर्श महापुरुष है तो उन्होंने इसके कोटेशन दिए है। जैसे उन्होंने कहा है किंतु ज्येष्ठ की को राज तिलक की परंपरा है, किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं अनय से सदा डरा है, राजा दुख से नहीं अनय से सदा डरा है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि एक वही आपका हो गया। दूसरा इसी प्रकार से होता है कि भावुक हृदय, वो बड़े भावुक हृदय के व्यक्ति थे, भावुक हृदय। भरत जी बड़े ही भावुक हृदय के, बड़े सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया था। यहाँ पर उन्होंने माँ से भी कई बार अपने उन्होंने बताया, और ये हो चूंकि परम त्यागी थे। पहली हेडिंग आदर्श वर्ण, ये दूसरा हृदय, तीसरा हो गया परम त्यागी। वो बच्चों वो अगर हम कहें तो एक तरह से त्याग की प्रतिमूर्ति थे। भरत जी क्या थे? त्याग की प्रतिमूर्ति थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं राज्य वैभव में अनुरक्ति तुम्हारी, तुम विदेह हो अटल राम में भक्ति तुम्हारी। ये बच्चे जो कोटेशन है इनको याद करके और अपने डायरी में नोट करेंगे, ताकि आप अच्छा सा इस खंड काव्य में जो 3 अंक के हैं पूरे 3 के 3 अंक आपको अर्जित हो सके। एक और रेटिंग हो सकती है आपकी कि राम के सच्चे अनुयायी के रूप में, एक सच्चे अनुयायी हैं वो अनुयायी हैं। अनुयायी का अर्थ होता है कि राम के अनुसार चलने वाले, राम का अनुसरण करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि लघु भ्राता ही नहीं नाथ मैं दास तुम्हारा, लघु भ्राता ही नहीं नाथ मैं दास तुम्हारा, मोह सिंध में डूब रहा था मुझे उबारा, मोह सिंध में डूब रहा था मुझे उबारा। और बाद में कहा गया है कि भय न होई भरत से भाई। बच्चों बाद में उन्होंने कहा कि भय न होई भरत से भाई, भरत जैसा भाई न हुआ है और न होगा। इस प्रकार से ये 3 के 3 अंक पूरे आपको मिलेंगे। तो ये 17 नंबर का वीडियो है। जितने भी संभावित प्रश्न थे कच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में, 10 में और 11 में, मैंने हर प्रश्न पर विचार किया है, और इसे आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित हम मान के चलते हैं कि आपको 17 में 16 अंक नहीं, अभी तो 17 के 17 अंक प्राप्त होंगे, जिससे आप जो 95 का आपका टारगेट, 95 प्लस का जो टारगेट है उसे आप सरलता से अर्जित कर सकते हैं। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं यही कहूंगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।